Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to my channel. Today we are going to dive into the amazing world of domain bacteria. So students, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डोमेन आर्किया के बारे में इन डिटेल पढ़ा था, आज हम डोमेन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया बेसिकली हमें पता है, हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। किंगडम मोनेरा जो है उसके अंदर बेसिकली वो प्रोकैरियोट्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रोकैरियोट्स के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनके पास जो है वेल डेवलप ऑर्गेनेल्स नहीं होती। तो बैक्टीरिया जो है उनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, फास्ट न्यूक्लियस होता है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रखता है, स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है, लेकिन डिस्पर्स्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रू बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा में मौजूद हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि वो प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। तो इनके हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी स्ट्रक्चर की बाकी ऑर्गेनेली सेल वॉल कंपोजिशंस कैसी होती हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो बुक से रीड आउट करने से पहले मैं आपको उनके जो पॉइंट्स हैं मेन, उनके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ। सबसे पहले आ जाता है सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये कौन सी टाइप है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में से कौन सी टाइप है, प्रोकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक टाइप है, इसके अंदर अपना वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद सेल वॉल कंपोजिशन का पॉइंट आ जाता है कि सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई है। पेप्टाइड बॉन्ड में आपको पहले भी बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड सब यूनिट्स होते हैं उनके दरम्यान में जो बॉन्ड होता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकन जो है वो बेसिकली ग्लूकोज से निकला है और ग्लूकोज हमें पता है कि वो शुगर होती है। ठीक है, तो कार्ब्स जो होते हैं उनको ग्लाइकन कहेंगे और जो प्रोटीन यूनिट होते हैं उनको हम पेप्टाइडो कहते हैं। जो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स यूनिट्स जो जुड़े हुए होते हैं उनको जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड यूज़ होता है। सो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन क्या हुआ, वो प्रोटीन और जो कार्ब्स हैं उनका मिक्सचर होगा। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर इनकी जो सेल वाल है वो बनी होती है। सेल वाल कंपोजिशन का मतलब है कि सेल वाल में कौन सा मटेरियल जो है वो पैक होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई ब्रिक्स हैं जो इनके सेल वाल की कंपोजिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो आर्कियंस का हमने पढ़ा था, उसकी सेल वाल कंपोजिशन डिफरेंट थी। अब आपने अगर कभी भी किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसे अटैम्प्ट कर सकें, तो उसके लिए आपको चाहिए कि हर एक टॉपिक की चीज़ों को जो है वो पिछले टॉपिक्स के साथ कंपैरिजन करके पढ़ें। इस तरह आपको पिछले टॉपिक्स भी भूलेंगे नहीं और अगले टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी सेल वाल की कंपोजिशन में क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन है। नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल का पॉइंट आ जाता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि जेनेटिक मेकअप जो है इनका कैसा होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली उनके पास अपना डीएनए है। ठीक है, जैसे सबके पास डीएनए होता है, लेकिन डीएनए के अलावा इनके पास प्लाज्मिड्स भी हैं। यानी कि डीएनए तो इसके अंदर मौजूद होगा लेकिन प्लाज्मिड भी होगा। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, डीएनए ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड होता है। अभी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स का कि क्या डीएनए होगा तो प्लाज्मिड नहीं होगा, या अगर प्लाज्मिड मौजूद होता है तो क्या डीएनए नहीं होगा। नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए मौजूद है। इसी तरह बैक्टीरिया में भी डीएनए मौजूद है, यानी कि सब बैक्टीरिया में डीएनए होगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया के साथ डीएनए के साथ साथ उनके जेनेटिक मटेरियल में प्लाज्मिड्स भी मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का पार्ट जो एक अलग से जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों ही सर्कुलर होंगे। ठीक है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, सिंगल जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, ये भी सिंगल सर्कुलर फॉर्म में होगा। लेकिन जो प्लाज्मिड्स होंगे उनका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल होगा इसकी निस्बत, मेन डीएनए की निस्बत। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए के अलावा एक और एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम प्लाज्मिड कह रहे हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है,
आगे जाके मुख्तलिफ चैप्टर्स में जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड जो है वेक्टर कैरियर के तौर पे यूज़फुल होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप आ गया प्लाज्मिड, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सिंगल स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो इसमें पाया जाता है। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर किस तरह होती है? बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन बेसिकली एसेक्सुअल टाइप है, ठीक है। एसेक्सुअल का मतलब है कि इस प्रोसेस में सिर्फ एक ही पेरेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन यहाँ पर क्या है, एसेक्सुअल है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ही पेरेंट से आगे यंग वंस का प्रोड्यूस होना। यहाँ पर ये देखिए एक सेल है, उसके अंदर मैंने डिवीजन की हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर जब ये डिवीजन होगी तो एक सेल के अंदर डिवीजन से दो सेल बन रहे हैं। एसेक्सुअल की बाइनरी फिशन टाइप इसमें मौजूद है, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। जब उस सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा, यानी कि एक सेल से हमने जब दो सेल बनाने हैं तो उसका जो मटेरियल है वो दोनों को चाहिए। हर चीज़ जो है वो दो दो में चाहिए उस सेल के अंदर, जितनी भी ऑर्गेनाइज है, न्यूक्लियस वगैरह हैं जो भी। तो हमने उन सारे ऑर्गेनाइज और सारे मटेरियल को क्या करना है, उसमें रेप्लिकेशन होगी। जब वो रेप्लिकेशन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर उसके अंदर डिवीजन हो जाएगी और एक ही सेल से दो सेल्स आगे बन जाएंगे। तो दो सेल्स जो बन जाएंगे उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बाइनरी फिशन। फिशन मीन्स स्प्लिटिंग, बाइनरी मीन्स 2, ठीक है। न्यूट्रिशनल मोड यानी कि बैक्टीरिया अपनी जो खुराक है वो किस तरीके से हासिल करते हैं। तो न्यूट्रिशनल मोड जो है बेसिकली इनका क्या है, दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ टाइप में मेंटेन रखते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ किस तरीके से, ऑटो मीन सेल्फ और ट्रॉफ मीन फूड। वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। और जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, खुद नहीं बना सकते, उन्हें हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। जैसे अगर हम अपनी मिसाल ले लें तो हम क्या हैं, हम हेटरोट्रॉफ हैं, क्योंकि हम अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। वैसे तो हम कुकिंग कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली कुकिंग के लिए जितनी हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम प्लांट्स या एनिमल्स से लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम भी हेटरोट्रॉफ हैं। इसी तरह जो बैक्टीरिया हैं वो ऑटो और हेटरो दोनों टाइप्स के होते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल शेप, उनकी ज़ाहिरी जो शक्ल सूरत है वो किस तरह की है, ठीक है। तो बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो चार तरह के हो सकते हैं, उनकी शेप जो है चार तरह की हो सकती है। कोकाई, कोकाई मीन्स सर्कुलर शेप के हो सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। बेसिलाई रेक्टेंगल शेप के हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल, ठीक है। स्पायरला स्प्रिंग की तरह के हो सकते हैं। वेवरॉइस जो है कोमा शेप हो सकते हैं। तो ये चार तरह की शेप्स हैं जो बैक्टीरिया की हो सकती है। अरेंजमेंट का मतलब है तरतीब किस तरह की होती है बैक्टीरियल जो सेल्स हैं उनकी। अब मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया के सेल कोकाई बेसिलस शेप में पाए जाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया के सेल कोकाई शेप में हैं और वो दो सेल हैं तो उन्हें हम कहेंगे डिप्लोकोकाई, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया के सेल्स अगर दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, अरेंज हैं, तो उन्हें हम कहेंगे डिप्लोकोकाई। लेकिन अगर वही सेल्स जो हैं वो एक लंबी सी सीरीज चेन बना लेते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए बगैर किसी स्पेस के, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। इसी तरह आपके सिलेबस जो पहले वाली फर्स्ट ईयर की बुक थी उसमें ट्रैट्रेट का कॉन्सेप्ट भी था कि अगर चार सेल आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम ट्रैट्रेट कहते हैं, और अगर 8 सेल जो है वो अगर आपस में जुड़ते हैं अरेंजमेंट में तो उसे हम सार्सिना कहते हैं। और अगर एक तरतीब में अगर जुड़ने वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, उनके अरेंजमेंट को स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह रैंडमली बग़ैर किसी तरतीब के आगे पीछे जुड़ने वाले बहुत सारे सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्टेफेलोकोकाई। ये भी आपके सिलेबस में नहीं थी, तो मैंने ये डिप्लो और स्ट्रेप्टो की दोनों और बाकी जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड थी उनकी आपकी इसमें डायग्राम बना दिया है। फ्लैजेला, फ्लैजेला क्या है, बेसिकली मूवमेंट के लिए जो बैक्टीरिया को जिस ऑर्गन की ज़रूरत होती है वो फ्लैजेला होता है। जैसे हमारी बॉडी में हाथ और पाँव हैं वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, फ्लैजेला है। जैसे कि विप लाइक का मतलब है चप्पू की तरह, जैसे कश्ती को चलाने के लिए चप्पू की ज़रूरत होती है, इसी तरह फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरिया को मूव करवाता है, ठीक है। फ्लैजेला की अलग जो है वो टाइप हो सकती हैं। उसके अलावा फ्लैजेला की अलग अलग पोजीशंस पे वो बैक्टीरिया के साथ अटैच हो सकता है। मज़ीद हम बुक से आप रीड करेंगे। पिलाई एंड फेमरी, बैक्टीरिया के पास पिलाई और फेमरी होते हैं,
ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही हेयर लाइक होते हैं, हेयर लाइक अपेंडिजेस होती हैं जो बेसिकली बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वहाँ से अराइज होती है, यानी कि मेम्ब्रेन का ही कुछ हिस्सा जो है वो आगे बढ़कर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम पिलाई फेब्रिक कहते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? पिलाई जो है वो फ्यू होते हैं और लॉन्ग होते हैं, यानी कि कुछ पिलाई बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स पर सरफेस पर मौजूद होंगे लेकिन इनका जो साइज़ है वो लॉन्ग होगा। ठीक है, और फिम्ब्री जो है वो स्मॉल साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू पिलाई, लेकिन ये बहुत सारे होते हैं। ये वैसे ही है जैसे सीलिया और फ्लैजेला के बारे में अगर जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला का भी यही डिफरेंस होता है और पिलाई और फिम्ब्री का भी यही डिफरेंस है उनके अमाउंट के बारे में। ठीक है, अब पिलाई का क्या फ़ायदा है बैक्टीरिया के पास? ये कंजुगेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। कंजुगेशन प्रोसेस क्या है? बेसिकली जब दो बैक्टीरिया, ठीक है, उनके दरमियान में जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफ़र होना होता है, ठीक है, तो वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो जेनेटिक कांटेक्ट बनाता है और उसके थ्रू सिंगल डीएनए मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, वो जो कंजुगेशन पॉइंट सेंटर में बनता है, सेंटर में जो लिंक बनता है उसे हम कंजुगेशन कहते हैं। बेसिकली कंजुगेशन दो बैक्टीरियल सेल्स के दरमियान में वो रास्ता है जहाँ से एक सेल से जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में जाएगा। ठीक है, और फिम्ब्री जो बैक्टीरिया की सरफेस पर मौजूद होते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है? वो अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट पर्पज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया दूसरे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ सेल जो है वो जुड़ता है, वो अटैचमेंट पर्पज़ जो है वो फिम्ब्री की मदद से होती है, यानी कि स्लिपरी उनकी जो नेचर होती है बैक्टीरिया की वो कॉलोनीज़ बनाने के लिए। रेस्पिरेशन का मतलब है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन है हमारे पास पॉइंट। रेस्पिरेशन में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह का मेटाबॉलिज्म उनके अंदर है, यानी कि जो भी फूड उन्होंने प्रिपेयर की है या दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल किया है उसको किस तरह वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए उसकी किस तरह फूड की मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की जो टाइप्स हैं वो बेसिकली दो तरह की हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ठीक है, ऑब्लिगेट बैक्टीरिया जो है वो भी आगे से दो किस्म के हैं, एरोबिक एरोबिक ऑब्लिगेट एरोब्स एंड ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, एरोब्स का मतलब है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन होगी तो वो ज़िंदा रहेंगे वरना नहीं, उन्हें कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही सर्वाइव करते हैं, उन्हें ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं। एरोब्स मीन्स एरो के नाम से आप याद रखें एयर, ऑक्सीजन उन्हें चाहिए, ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट है, और एनारोब्स का मतलब है कि ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो सर्वाइव करेंगे वो ऑब्लिगेट एरोब्स होंगे, और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में जो सर्वाइव करेंगे वो होंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, अगर ऑक्सीजन होगी एनारोब्स के पास तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे इस टाइप में। इस तरह फैकल्टेटिव की बात आ जाती है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं लेकिन